दोस्तों हम आज पढ़ेंगे कि राजस्थान के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा। पहला जल संरक्षण तकनीकी, इसके बाद सिंचाई परियोजना और भी चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। तो चलो बिना देरी किए हुए, और आपको ये क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण साबित होंगे, हर एग्जाम में आप ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। चलो देखते हैं। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है? तो ये है अपनी खड़ीन। क्या नाम है? खड़ीन। देख लीजिए व्याख्या। निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो ये तालाब नहीं है। देख लीजिए आगे आते हैं। कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? तो आपको पता है नाली नहीं है। आगे टाका और खड़ीन प्रकार है, तो ये किसका प्रकार है? परंपरागत जल संरक्षण संरचनाएं। नेक्स्ट, शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहा जाता है? तो कुएं को क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। क्या? जोहड़ कहा जाता है शेखावटी क्षेत्र में कुएं को। आगे जोहड़ या नाड़ा, आप जानते हो इसको। तो शेखावटी के अंतःप्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? तो कच्चे जल स्रोत को किस नाम से? नाड़ा नाम से जाना जाता है। जोहड़ या नाड़ा, तो नाड़ा नाम से जाना जाता है कच्चे को, पक्के को जोहड़। आगे राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द प्रयोग होता है वर्षा जल के लिए। नेक्स्ट, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किसमें स्थित है? यह है बारां में। क्या? लेवा तालाब। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किसमें स्थित है? बारां में। नेक्स्ट, वर्षा संग्रहण करने वाला रानीसर टाका कहाँ स्थित है? यह है अपना जोधपुर में। रानीसर टाका कहाँ है? जोधपुर में। याद रखिएगा। वर्षा में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम का अभियान है, तो यह अपनी राजस्थान पत्रिका से। देख लीजिए इसको। आगे सिंचाई परियोजना से संबंधित देखेंगे आज। तो सिंचाई परियोजना से राजस्थान की नवीनतम जल नीति कब अपनाई, किस वर्ष अपनाई? तो 2010 में अपनाई थी। आगे देख लीजिए कब अपनाई थी? 17 फरवरी 2010 को मंजूरी प्रदान की। राजस्थान के 13 नदी बैसिनों में कुल सतही जल की संभावना कितनी है? तो आप जानते हैं कितनी है? 55.86 मिलियन फुट हेक्टर। कितनी है? सॉरी 15.86 मिलियन एकड़ फुट। तो याद रखना है कितना? 15.86। आगे बोलने में थोड़ी गलती हो गई, सॉरी माफ करना। आगे राजस्थान में लगभग, देखिए इस व्याख्या को देख लेना है, इंपॉर्टेंट है। 2,23,52,53,55,051 हेक्टर क्षेत्र खेती युक्त है, परंतु राज्य के आंतरिक जल स्रोत की सतही क्षमता अनुपात कितना है? 15.86। MAF राष्ट्रीय क्षमता का कितना है? 1.16%। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत है? तो आप जानते हैं कितना? 1.16 अनुपात। कितना है? 1.16%। कितना है? 1.16। भारत के कुल सतही जल का कितना है? 1.16%। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है तो कुओं व नलकूपों द्वारा। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुओं व नलकूपों द्वारा होती है। देख लीजिए कितनी होती है प्रतिशत में। तो यह है अपनी 68.53% कुओं व नलकूपों से होती है, जबकि 29.52 नहरों से होती है। तो जबकि कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में होती है और नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई गंगानगर में होती है। याद रखिएगा, पहले नंबर पे कुएं नलकूप, दूसरे नंबर पे नहरों द्वारा, और नहरों में सबसे ज़्यादा गंगानगर में। आगे 0.40% पे तालाबों से द्वारा होती है, और तालाबों से कहाँ होती है? भीलवाड़ा में। आगे ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, आगे इसी से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो अभी आपसे पूछा है नहरों द्वारा, तो नहरों द्वारा कितना है अपना? ये है अपना, अभी आपने देखा है कितना? 29.52% देखा है आपने। तो नहरों द्वारा इसमें कहीं 29.52 के लगभग है, तो इसमें लगभग 29.75 दे रखा है नहरों द्वारा। तो ये अपना ऑप्शन राइट होगा। देख लीजिए आगे, कुएं व नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? तो आपको पता है जयपुर है। कुएं व नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला।
नेक्स्ट, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो नहर सिंचाई से आपने देखा था श्री गंगानगर है। आगे, राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सिंचाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो नहरें, कुएं, नलकूप, तालाब या नदियाँ, कौन सा है? तो आपको पता है पहला है कुएं और नलकूप 68% पे, और नहरें अपने 29% पे। तो दूसरे नंबर पे कौन सा है? नहर। इसके बाद तालाब कितनी है? 40% पे, याद रखोगे। इसके बाद आते हैं इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है। तो उद्गम कहाँ है? सतलुज नदी पर, सॉरी भाखड़ा नहर नहीं है, ये सतलुज और ब्यास नदी पर हरिके बांध से। कहाँ से? सतलुज और ब्यास नदी पर हरिके बांध से इसका उद्गम है। किसका? इंदिरा गांधी नहर का। ये देख लीजिए, 31 मार्च 1958 को शुरू इस परियोजना को सबसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, जिसे 2 नवंबर 1984 में नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। हरिके बैराज कहाँ पे? सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित पंजाब के फिरोजपुर जिले में। हरिके बैराज से निकाली गई इस नहर को बाड़मेर की गडरा रोड तक प्रस्तावित किया गया। याद रखिएगा, कब? 31 मार्च 1958 से शुरू हुई थी। इसका नाम परिवर्तित कब किया गया था? 2 नवंबर 1984 को। आगे, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई? तो आपको पता है सतलज और ब्यास नदी से। आगे आते हैं, तो सतलज इंपॉर्टेंट मैन है इसमें। इसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई, तो यह है अपनी 31 मार्च 1958 को। इसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपने व्याख्या देख चुके हैं, तो देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, बिल्कुल सही है। आगे, यह 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है। 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है। आगे, इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं जिसमें विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है, बिल्कुल। जबकि तीसरा गलत है, तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि यह पोंग बांध से प्रारंभ होती है। ये पोंग बांध से नहीं, आपको पता है कौन से बांध से? अभी आपने देखा किस बांध से? हरिके बैराज से। किससे? हरिके बैराज से। तो आप समझ गए होंगे, आप इसके बारे में जानते हैं, तो किससे? ये गलत होगा, इसका आंसर ये होगा तीसरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया? तो ये किया गया था इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया था? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। आगे आते हैं, जिलों के किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो किसका? झुंझुनू, सीकर, नागौर, बाड़मेर। इंदिरा गांधी नहर पानी केवल उद्देश्य से, पीने के उद्देश्य से कहाँ लाया जाता है? झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर में। आते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में 10 जिले संभावित हो रहे हैं। 10 जिले लाभान्वित हो रहे हैं, जिनमें से 6 जिलों हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर को सिंचाई एवं पेयजल सुविधा है, और 4 जिलों को नागौर, बाड़मेर, सीकर और झुंझुनू को पेयजल सुविधा है। याद रखिएगा, नवीन जिले के पुनर्गठन के उपरांत अनुमानित सिंचाई एवं पेयजल सुविधा हेतु फलौदी, जोधपुर, ग्रामीण एवं अनूपगढ़ जिलों को तथा पेयजल हेतु नीमकाथाना और डिडवाना, कुचामन को भी शामिल किया जाएगा। याद रखिए, नवीन पैटर्न के आधार पर किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता? तो केवल इंदिरा गांधी नहर से कहाँ नहीं पहुंचाया जाता? तो पाली में नहीं पहुंचाया जाता, आपको पता है ये। तो आगे 10 जिले लाभान्वित हैं पहले, अब तो नए और आपको मैंने बता दिया कौन कौन से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है? तो ये करती है पश्चिमी क्षेत्र को। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? तो किन जिलों को हो रही है? अभी आपने देखा सिंचाई सुविधा पूछा है उसने, तो कितने? 6 जिलों को। कौन कौन से? बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर को, याद रखिएगा। जबकि 4 जिलों को पेयजल के लिए। आगे आते हैं, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? तो आपको पता है उत्तर पश्चिमी। नेक्स्ट, कथन ए और कारण भी दिए हुए हैं, इसमें से बताना है क्या गलत है क्या सही। तो देख लीजिए, पहला, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पन्न हो रही है।
हो रही है, ये तो कथन बोल दिया। कारण देखिए क्यों, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर ने जैसलमेर और बाड़मेर जिले में सिंचाई सुविधा प्रदान कर दी। तो क्या सही बात है? बिल्कुल सही है। इसी वजह से अधिक खाद्यान्न उत्पन्न हो रहे हैं। समझ गए होंगे। तो कथन सही है और कारण भी सही है। आगे, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने जिले को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? तो ये हो सकेगा 19.65 लाख हेक्टर को। देख लीजिए, ये 2005 में राज्य सरकार ने कुल प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र कितना है? 19.63 लाख हेक्टर को पानी की उपलब्धता में कमी के परिप्रेक्ष्य में 16.17 लाख हेक्टर सिंचित क्षेत्र को मंजूरी प्रदान कर दी है। आगे आते हैं, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कौन सा है? तो आपको पता है अंतिम छोर कौन सा है? मोहनगढ़ है। कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंदिरा गांधी फीडर की लंबाई कितनी है? तो यह है अपनी 204 किलोमीटर। नेक्स्ट, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा जिला है? तो हनुमानगढ़ है। नेक्स्ट आता है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है? तो मुख्य नहर की लंबाई है 445 किलोमीटर। आगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? तो 650 किलोमीटर। आगे, प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? तो जोधपुर नहीं था। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है? हमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, कुएं एवं नलकूपों से राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है कुएं एवं नलकूप। नेक्स्ट, गंग नहर का निर्माण 1927 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सही है। आगे देखते कौन सा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए किया जाता है। ये गलत है। और खड़ीन शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। तो आंसर तीसरा होगा अपना। आगे ये देख लीजिए व्याख्या। तो ये इसकी व्याख्या है। आगे आते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? तो यह है अपनी कंबर सेन की। नेक्स्ट, कंबर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई, कब की गई थी? 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं, किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर को। आगे आते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? कंबर सेन को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है? तो यह है अपनी इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है कितनी है? 7। तो ये इसकी व्याख्या है। देख लीजिए। आप देखना चाहो तो रोक सकते हो वीडियो को, फिर देख लेना। ये देखिए, हरी के बैराज से निकली हुई और कहाँ तक जा रही है? मोहनगढ़, इसके बाद में कहाँ है? गडरा रोड तक। इसके बारे में देख लीजिए। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इंदिरा गांधी नहर शाखाओं का उत्तर से दक्षिण से सही क्रम है? तो ये अपना अनूपगढ़, पुगलगढ़, बिसरलपुर और चारणबाला। ये अपना सही आंसर तीसरा होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों की स्थिति फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में प्रदर्शित की गई है। मानचित्र में नीचे दिए गए क्रम में इन्हें पहचानिए और उत्तर दीजिए। देखिए, तो ये अपना मानचित्र है। मानचित्र में देखिए तो अपना पहला दूसरा दिया हुआ है। तो इसमें पहला है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, और इसके बाद में डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर दूसरे में, और तीसरे में कंबर सेन लिफ्ट नहर, और चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर दी हुई है। यहाँ पे कौन सी है? जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, और सेकंड नंबर पे है अपनी करण सिंह लिफ्ट नहर, और इसके बाद में कंबर सेन लिफ्ट नहर, और इसके बाद चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लाभान्वित जिले के हिसाब से बताना है। तो देखिए, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, तब जाके आप लगा पाओगे। कंबर सेन लिफ्ट नहर गंगानगर बीकानेर से संबंधित है। डॉक्टर करणी ये बीकानेर जोधपुर से है। जय नारायण व्यास जैसलमेर जोधपुर से संबंधित है, जबकि इसका ये गलत है। तो इसका आंसर दूसरा होगा। नेक्स्ट, चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित है, तो कौन सा है? अपना हनुमानगढ़ झुंझुनू। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान के
उक्त मानचित्रों में इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट परियोजना की स्थिति को 1, 2, 3, 4 में अंकित किया गया है और नीचे दिए गए क्रमावली में इसका सही अनुक्रम पहचानिए। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको इसमें जमाना है, तो देख लीजिए, इसमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो 1, 2, 3 कहाँ लिखा है? 1, 2, 3, तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है ये, पन्नालाल बारूपाल ये दूसरे नंबर की, और करण सिंह ये कौन सी है? 3rd नंबर की, और जयनारायण व्यास 4th नंबर की, याद रखिएगा। आगे सुमिलित कीजिए। क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट लग रहे हैं आपको, वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सुमिलित करना है। जयनारायण व्यास ये कहाँ पे है? जोधपुर जैसलमेर में। इसके बाद चौधरी कुंभाराम ये कहाँ पे है? ये अपना हनुमानगढ़ चूरू में। नेक्स्ट पन्नालाल बारूपाल ये अपना बीकानेर नागौर में। अब जितने क्वेश्चन लगाओगे उतने ज़्यादा याद होगा। डॉक्टर करण सिंह ये जोधपुर बीकानेर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट कंबर सहन लिफ्ट नहर शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है, तो कहाँ पे? बीकानेर में। आगे आते हैं, लिफ्ट नहर लाभान्वित जिलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अपना पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। वीर तेजाजी बीकानेर से, और बरकतुल्ला खां जैसलमेर बाड़मेर से, जबकि ये गलत है, तो आंसर चौथा होगा। आगे गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो ये है अपना गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। नेक्स्ट आते हैं, इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? तो ये अपना हनुमानगढ़ एवं चूरू। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? तो ये अपना चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर हनुमानगढ़ और चूरू के लिए। नेक्स्ट इंदिरा गांधी नहर की जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हैं? ये है अपना जोधपुर एवं जैसलमेर, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर से। आगे आते हैं, इंदिरा गांधी नहर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी, तो ये थी अपन की कंबरसैन लिफ्ट नहर। आगे कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? तो ये होते हैं अपने बीकानेर नागौर, गजनेर लिफ्ट नहर से बीकानेर व नागौर। सुमेलित करना है, तो दोस्तों सुमेलित करिए, आपको याद होगा तो आप जरूर करोगे। कंबरसैन लिफ्ट नहर कहाँ से है? बीकानेर से। आगे गजेली साहब लिफ्ट परियोजना कहाँ से संबंधित है? चूरू से। नेक्स्ट राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर से, और गजनेर लिफ्ट नहर ये अपनी नागौर से। चलो इसका आंसर तीसरा होगा। नेक्स्ट आते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभाव्य मुख्यालय कहाँ है? तो यह अपना जयपुर में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। पन्नालाल बारूपाल कैनाल के जल स्रोत है, तो यह अपने हरिके बैराज से। कहाँ से? हरिके बैराज बांध से पन्नालाल बारूपाल कैनाल के जल स्रोत। क्वेश्चन पूछ लिया एलडीसी में, तो ऐसे ही जवाब देना पड़ेगा। हरिके बैराज से है ये, आप जानते हो। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है? तो आपको बताना है, गलत बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हमें चौथा दिया हुआ है, तो इसका मतलब सही है। आगे नेक्स्ट आते हैं, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न 2 बांध राजस्थान में है, कौन कौन से? तो 2 बांध राजस्थान में है, ये अपने जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। आप चंबल घाटी परियोजना से संबंध आ चुके हैं। अब गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर चली गई दोस्तों। आगे आते हैं, ये देख लीजिए, इसका मैप दिया हुआ है। ये अपना गांधी सागर एमपी में पड़ जाता है, फिर आता है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये यहाँ पे आते हैं। आगे आते हैं, देख लीजिए कौन कौन से हैं अपने। गांधी सागर है ये तो एमपी में है, तो कोटा सिंचाई बांध, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में बराबर का हिस्सेदारी है, तो किस किस की? राजस्थान और एमपी की। नेक्स्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, यह है अपनी चंबल। नेक्स्ट आते हैं, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह है अपनी चंबल नदी पर।
नेक्स्ट आते हैं निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट में किस में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? तो इन चार ऑप्शनों में से बताना है। तो ये कहाँ किया जाता है सबसे ज़्यादा? राणा प्रताप सागर में। यह आपको व्याख्या में देखना पड़ेगा कितना कितना राणा प्रताप सागर में कितना होता है 172 मेगावाट, याद रखिएगा। आगे आते हैं तो व्याख्या में आप देख लीजिएगा, व्याख्या बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा कहाँ पे? राणा प्रताप सागर। निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? तो कोटा बैराज नहीं कर रहा है। आगे आते हैं, कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया? यह किया गया था सिंचाई के उद्देश्य से। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? तो यह अपनी 62 मीटर। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आंसर दूसरा दिया है, आपको पता है, दिख रहा है। माही बजाज सागर कहाँ पे है? गुजरात में है। ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा से संबंधित रखती है और चंबल परियोजना ये राजस्थान मध्य प्रदेश से। जबकि राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान पंजाब से है क्या? तो गलत है, ये किससे है? राजस्थान एमपी से। आगे, राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो कौन से किए गए हैं? देखिए, नर्मदा से कौन कौन से? जालौर और बाड़मेर, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं अपने राजस्थान की नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? तो राजस्थान में कितना ये होता है? 0.50, बोले तो 0.50 MAF। आगे, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, माइक्रो सिंचाई प्रणाली में पाइपलाइनों द्वारा सीधे ही पौधों की जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है। यह प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई थी? तो ये कहाँ की गई थी? इजराइल में। आगे आते हैं, वह कौन सी परियोजना जिसमें सिंचाई केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है? तो यह अपना नर्मदा नहर परियोजना से। आगे, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के मध्य एक संयुक्त उपक्रम है? तो यह अपनी नर्मदा नहर परियोजना। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? तो यह अपनी 74 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं, माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है तो किन किन का? तो यह है अपना गुजरात राजस्थान का। देख लीजिए व्याख्या को, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का हिस्सा 45% है जबकि गुजरात का 55% है। इससे बनने वाली विद्युत 100% राजस्थान को प्राप्त होती है, याद रखिएगा। इसमें माही नदी पर बांसवाड़ा के निकट बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है तथा गुजरात में कड़ाना बांध बनाया गया। इस परियोजना में सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा जिले को प्राप्त होता है। आगे, माही परियोजना में लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? तो अभी आपने देखा बांसवाड़ा। किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं है? तो किस में नहीं है? तो दोस्तों कौन सा है जिसमें राजस्थान सरकार ने किसी पड़ोसी देश के साथ विद्युत परियोजना में लाभान्वित नहीं है? तो कौन सा? माही जल विद्युत परियोजना पे 100% राजस्थान सरकार को विद्युत मिलती है। तो पूरी इसमें गुजरात नहीं सहभागी नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र में माही बजाज पे अपना पूरा इसको राजस्थान को मिलता है 100% विद्युत। आगे, माही बजाज परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान का प्रतिशत कितना है? 45%। आगे, माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? तो ये अपना वोरखेड़ा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? तो यह अपनी माही। अभी आपने देखा 100% विद्युत इसी की होती है राजस्थान सरकार की। नेक्स्ट, माही नदी के पानी का उपयोग बिजली और सिंचाई के विकास हेतु किया जाने के लिए राजस्थान और गुजरात की संयुक्त बहुउद्देशीय उद्यम परियोजना कौन सी है? तो अभी आप देख रहे हो कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना। नेक्स्ट, कागदी पिकअप किससे संग्रहण करता है? तो आपको पता है ये माही बजाज सागर से। क्यों? क्योंकि देख लीजिए कागदी पिकअप बांसवाड़ा कागजी पिकअप बांध कहाँ है? बांसवाड़ा में, जहाँ पर माही बजाज सागर बांध बना है। वहाँ से नहरें नहीं निकाली जा सकती क्योंकि आसपास की जमीन उबड़ खाबड़ है जहाँ सिर्फ विद्युत उत्पादन हो सकता है। नहरों के लिए इससे आगे नीचे एक बांध कागदी पिकअप
बनाया गया। आगे, निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो ये अपना डूंगरपुर नहीं है। आगे आते हैं, बीसलपुर परियोजना संबंध किस नदी से है? तो ये अपनी बनास से। नेक्स्ट आते हैं, ये इसकी व्याख्या देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बीसलपुर परियोजना से सीधे लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है? तो सवाई माधोपुर नहीं कर रहा है, सीधे टोंक अजमेर जयपुर कर रहा है। देख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में। टोंक जिले के राजमहल में बीसलपुर गांव के पास बनास नदी पर बांध बनाकर इस परियोजना का निर्माण किया गया। बीसलपुर परियोजना से जयपुर ग्रामीण, ब्यावर, अजमेर और टोंक में जलापूर्ति होती है। तो कौन सा नहीं है? सवाई माधोपुर नहीं है। आगे, बीसलपुर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये अपनी टोंक जिले में। आगे आते हैं, राजस्थान के रेखा मानचित्र पर 1, 2, 3, 4 सिंचाई परियोजना की स्थिति प्रदर्शित करते हुए कौन सा सही नहीं दर्शाया गया है? तो बताना है हमें। तो देखिए इसमें ये तीसरा नहीं दर्शाया गया है, जबकि देखिए पहला कहाँ पे है? इस जगह पे। तो माही बजाज सागर बिल्कुल सही है। दूसरा अपना चंबल है और तीसरा बीसलपुर यहाँ पे गलत है क्योंकि बीसलपुर टोंक में है। और इसके बाद में सिद्धमुख ये 4 नंबर पे। तो ये इसका पहला बीसलपुर, ये तीसरा गलत है। कहाँ पे? ये गलत है। आगे आते हैं, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना तैयार की गई? तो कौन सी तैयार की गई? ये की गई थी ब्राह्मणी बनास परियोजना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई? तो ये की गई थी ब्राह्मणी बनास। नेक्स्ट, भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? यह अपना राजस्थान पंजाब हरियाणा का, राजस्थान पंजाब और हरियाणा का भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना। नेक्स्ट आते हैं, इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। राजस्थान की भाखड़ा नागल परियोजना से पंजाब सरकार राजस्थान के मध्य 1959 में हुए भाखड़ा नागल समझौते के तहत 15.22% हिस्सा प्राप्त होता है। इससे राजस्थान को 237.32 मेगावाट विद्युत एवं 2.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। इस परियोजना में राज्य में सर्वाधिक सिंचाई हनुमानगढ़ जिले में होती है तथा चूरू, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू व बीकानेर जिलों को विद्युत प्राप्त होता है। आगे आप देख लेना। आगे आते हैं, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? तो ये बनाया गया था सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? तो आपको अभी बताया था 15.2%। आगे, भाखड़ा जल परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों सत्य बताना है तो अपना यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल। इसके बाद यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इससे हनुमानगढ़ को सिंचाई सुविधा मिलती है और यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है, जबकि राजस्थान का हिस्सा इसमें 15.2 है। तो ये गलत है, तो इसका आंसर यही होगा। आगे, राजस्थान में जिस जिले में भाखड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है वह है तो कौन सा? हनुमानगढ़। आगे, निम्न में से कौन सा एक सही मेल नहीं खा रहा है? तो देखिए, भीम सागर परियोजना झालावाड़ में, परवन 12 में, सावन भादो कोटा में। तो ये गलत है, इसका आंसर देख लीजिए क्योंकि चौली सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? झालावाड़ में। तो ये गलत है, इसका आंसर यही होगा। सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए, इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर में है, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है और सावन भादो कोटा में है। तो जबकि भीम सागर कहाँ पे है? झालावाड़ में। तो इसका आंसर यही होगा, तो ये गलत है, सुमेलित नहीं है, यही पूछा है। तो इंदिरा लिफ्ट परियोजना कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में और सावन भादो कोटा में, याद रखिएगा इनको। तो भीम सागर कहाँ पे है? झालावाड़ में, 24 किलोमीटर दूर है ये झालावाड़ से और यह उजाड़ नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सुमेलित नहीं है तो काली सिंध परियोजना उदयपुर में नहीं है, ये कहाँ पे है?
आपको पता है झालावाड़ में है, तो ये गलत होगा, जबकि और बाकी के सही है, यही गलत है और ये इसी का आंसर यही है। देखिए जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है, जवाई पाली में है, कोठारी भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले लाभान्वित है, मतलब किस जिले में है सोम कमला? तो आपको ये तो अच्छे से पता है, ये कहाँ पे है, डूंगरपुर में। कितनी बार एग्जामों में आया हुआ है सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना, कहाँ पे, डूंगरपुर में। ये देख लीजिए, डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील तथा सलूम्बर जिले के गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए डूंगरपुर के कमला अम्बा गांव के पास सोम नदी पर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? ये अपनी सोम कमला अम्बा। आगे, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया। कब करवाया था? 1927 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह राजस्थान की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना जिसका निर्माण 5 सितंबर 1921 में गंगा सिंह द्वारा उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को किया गया था। आगे, इसमें सतलज नदी से पंजाब के फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से पानी निकालकर किया गया था। आगे आते हैं, विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो आपको पता है, गंग नहर। नेक्स्ट, गंग नहर की निर्माण अवधि है यह अपनी 1921 से 1927। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई थी? ये सतलज नदी से। राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लाता है? तो गंग नहर से। और धान्यागार किस जिले को कहा जाता है? गंगानगर को। आगे, मानसी बाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है? तो ये अपना उदयपुर को। मानसी बाकल परियोजना कहाँ व्यवस्था करती है? तो कहाँ पेयजल उपलब्ध कराती है? उदयपुर में। देख लीजिए, मानसी बाकल परियोजना से उदयपुर को 24 मिलियन लीटर पेयजल व शेष 30% हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को मिलेगा। अरावली की पहाड़ियों में यह दूसरी सुरंग है जिससे उदयपुर शहर को जलापूर्ति की जाएगी। इससे पहले 1973 में देवास परियोजना में 2.1 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखना, पांचना करौली में है, उराई चित्तौड़गढ़ में है, गुड़ा बूंदी में। जबकि आपको पता है मानसी बाकल कहाँ पे है? तो ये गलत है। तो आपको पता है मानसी बाकल कहाँ पे है? उदयपुर में है, तो डूंगरपुर में नहीं है, तो इसका आंसर यही होगा। आगे, सुमेलित नहीं है, तो आपको पता है सुमेलित कहाँ कौन सा नहीं है? देखिए, तो यह इसका अपना सोम कमला अम्बा डूंगरपुर में है, सावन भादो कोटा में है, जबकि सोम कागदर उदयपुर में है, राजसमंद में नहीं, तो इसका आंसर यही होगा। आगे आते हैं, सुमेलित नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं होगा? वही नहीं होगा। नेक्स्ट, नोहर सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ से है, बिल्कुल सही है ये भी, हनुमानगढ़ चूरू में। आगे, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो अभी आपको बताया, उदयपुर में। नेक्स्ट, सेई परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले के किस तहसील में कराया था? ये कोटड़ा तहसील में। जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु सही बांध बनाकर सुरंग के माध्यम से इसका पानी जवाई बांध में डाला गया। आगे आते हैं, सही परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? तो ये अपना जवाई बांध से है। नेक्स्ट, राजस्थान की परिवहन और परिवहन वृद्ध सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो अपना झालावाड़ में, परवन नदी पर परवन वृद्ध सिंचाई परियोजना। आगे आते हैं, किन्हें परवन बृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? तो किनको मिलेगी? झालावाड़, बारा, कोटा। कितनी? ये 637 गांवों को। आगे आते हैं, सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है बताना है। तो आपको पता है परवन जयपुर से संबंधित नहीं है, आपको पता है ये कहाँ से है, तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि आपने अभी देखा था परवन कहाँ पे है, ये अपना झालावाड़, बारा और कोटा में। तो कहाँ पे? ये गलत होगा इसका आंसर, अभी आपने देखा, सुमेलित नहीं है। आगे, सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को रावी और ब्यास नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होगा। याद रखिएगा, रावी और ब्यास से। नेक्स्ट, ये इसकी व्याख्या है, कौन सा जल सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? बीकानेर नहीं करता है। यह आप व्याख्या में देख लीजिए। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा
लिफ्ट नहर परियोजना से पेयजल उपलब्धता मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमें बताना है सुमेलित नहीं है। ये राजीव गांधी जैसलमेर से नहीं है, जबकि कंबरसैन बीकानेर से है, गधेली साहब चूरू से है, और गजनेर पन्नाला भारूपाल बीकानेर से है। तो ये गलत है, तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है, तो आपको पता है ये नहीं है, सिद्धमुख परियोजना इससे संबंधित नहीं है, तो आप देख लीजिए। आगे आते हैं, निम्न में से कौन से जिले सिद्धमुख सिंचाई परियोजना सिंचाई से संचित होते हैं, तो कौन से? हनुमानगढ़ और चूरू। सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से संचित होते हैं हनुमानगढ़ और चूरू। गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राजस्थान का जिला है, ये अपना भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है, तो अपनी गुड़गांव नहर परियोजना नहीं है, जबकि ब्यास परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना और सिद्धमुख है। आगे, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो ये किस में है? ये प्रतापगढ़ में है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना। ये इसकी व्याख्या है दोस्तों, देख लीजिए। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? तो ये करती है अपनी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ को। नेक्स्ट आते हैं, जाखम बांध का शिलान्यास निम्न में से किन के द्वारा किया गया था? ये किया गया था मोहनलाल सुखड़िया के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नांकित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? तो यह है अपनी जाखम परियोजना। नेक्स्ट, जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिले में चल रही है? तो ये चल रही है अपनी चूरू हनुमानगढ़ जिले में। आगे, राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ? ये हुआ था 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवस्थित है, तो कहाँ पे है? बीकानेर में। नेक्स्ट, भू प्रबंधन के लिए हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीकी का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया था? तो ये अपना हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीकी का प्रारंभ जोधपुर में किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस नदी में धौलपुर लिफ्ट नहर सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा? तो इसको मिलेगा चंबल को। नेक्स्ट देख लीजिए इसकी व्याख्या। आगे, सरगड़ा बृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है? यह अपनी बूंदी से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी है दोस्तों? गढ़डा बृहद परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है? तो बूंदी में। दोस्तों पढ़ने में थोड़ी मेरा ध्यान कहाँ गया पता नहीं इसका, तो देखिए गढ़डा गुंगूड़ा बूंदी जिले की मध्यम सिंचाई परियोजना है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो कौन सी है? ब्यास परियोजना। नेक्स्ट आते हैं, ये देख लीजिए व्याख्या। भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? ये अपनी झालावाड़ में है। भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? झालावाड़ में। नेक्स्ट आते हैं, असंगत युग्म को पहचानिए और छांटिए उसको। तो असंगत कौन सा है? देखिए, भाखड़ा नागल पंजाब हरियाणा राजस्थान की है, चंबल मध्य प्रदेश राजस्थान की है, और अपनी माही गुजरात राजस्थान की है। जबकि ब्यास, ये गलत आंसर है इसका। ब्यास कहाँ से है देख लीजिए, ब्यास की अपनी राजस्थान पंजाब हरियाणा की है, तो ये उत्तर प्रदेश गलत दे रखा है, तो इसका आंसर ये होगा। तीसरा, नेक्स्ट, ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई? तो ये की गई थी टोंक और सवाई माधोपुर में, ईसरदा बांध परियोजना। ये देखिए इसकी व्याख्या। राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बांसवाड़ा में। अनास नदी पर अनास बांध का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो देख लीजिए, बारां जिले के किशनगढ़ तहसील के कनबास में निर्मित बिलास बांध परियोजना का ये से संबंधित है। कहाँ से? बारां से। तो इसमें से कोई सा आंसर नहीं होगा, इस वजह से इसको पॉजिटिव दे दिया गया उस टाइम।
आगे राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा की स्थापना कब की गई? तो देखिए कब की गई थी, ये की गई थी 1984 को। ये इसकी व्याख्या है, देख लेना। आगे झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया? तो आपको पता है सावन भादो परियोजना। ये झालावाड़ में नहीं है, कहाँ की है? ये कोटा की है। आगे आते हैं, सावन भादो सिंचाई परियोजना से संबंधित जिला है तो अपना कोटा है। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं, सभी सुमेलित नहीं है, वो सही सुमेलित नहीं है तो कौन सा नहीं है देखना है। जवाई पाली में है, बिलास बारा में है, सिद्धमुख चूरू में है, जबकि ये चौथा गलत है क्योंकि बाकली जालौर में है जो बीकानेर में कर रखा है इसमें, तो आंसर कौन सा होगा? चौथा। नेक्स्ट, पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है तो किससे है? झालावाड़ से। नेक्स्ट आते हैं, सही सुमेलित है तो हमें पता है पहला ये है चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध, बिल्कुल सही है। इसके बाद उदयपुर मानसी बाकल परियोजना, प्रतापगढ़ की जाखम परियोजना, जबकि ये दूसरा नहीं है सुमेलित, तो हमारा आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित नहीं है तो सुमेलित नहीं है देखना है हमें। बिलास बारा से है, पांचना करौली से, गडा बूंदी से, जबकि ये गलत है तो आंसर कौन सा होगा? अपना दूसरा। नेक्स्ट आते हैं, बहुउद्देशीय घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। व्याख्या देख लीजिए, भाखड़ा परियोजना जवाहरलाल नेहरू ने पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर और चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी। किसको? भाखड़ा परियोजना को। किस जिले का वाटर शेड निरांचल परियोजना का अंतर्गत आता है? तो यह आता है जोधपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीखाभाई सागवाड़ा नहर से संबंधित लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो ये अपने हैं डूंगरपुर। नेक्स्ट आते हैं, भीखाभाई सागवाड़ा नहर पर राजस्थान में किस नदी पर बनाई गई? तो ये बनाई गई थी माही नदी पर। नेक्स्ट, बथेली लघु सिंचाई परियोजना अब स्थित है, तो ये कहाँ पे है? बारा में। नेक्स्ट आते हैं, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों से सही कथन है तो अपना इसमें दूसरा सही है। इस परियोजना के तहत राजस्थान में 5 बैराज रामगढ़, महल, मेज, राठौड़ और डूंगरी तथा बांध नवनेरा बनाया जाना प्रस्तावित है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 2020 में अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से आरंभ की गई? तो ये की गई थी विश्व बैंक की सहायता से अटल भूजल योजना। आगे आते हैं, इसमें भारत सरकार और विश्व बैंक का 50-50% है। किसमें? अटल भूजल योजना में कितना कितना है? भारत सरकार का 50 है और विश्व बैंक का भी 50 है। आगे आते हैं, राजस्थान की अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये हमारा अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इस योजना का भूजल प्रबंधन में सुधार करना है और इसके गिरते स्तर को रोकना है। तो आंसर दोनों ही सही हुए। इसके बाद आते हैं, राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये अपना अटल भूजल योजना का उद्देश्य है भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना। नेक्स्ट, राजस्थान में पुष्टि कर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो पुष्टि कर का संबंध है अपना किससे? जल से। किससे है? जल से। आगे आते हैं, वर्षा तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने हेतु जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है 2024। कब तक? 2024 तक। आगे आते हैं, राजस्थान में जल जीवन मिशन में केंद्र एवं राज्य की भागीदारी कितनी है? तो ये है अपनी 50-50% केंद्र और राज्य की। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई तो कब हुई थी? 27 जनवरी 2016 को। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कब? 27 जनवरी 2016 को। नेक्स्ट आते हैं, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत आगामी 4 वर्षों में राजस्थान के गांवों में कितने वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा? तो कितने का? 5 लाख का।
आगे आते हैं, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है तो किससे है? एससी और एसटी हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से। जीवन धारा योजना का संबंध है एससी और एसटी हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित करना है तो अपन को ये सुमेलित करना है। आते हैं, पहला गागरीन किससे है? झालावाड़ से। तकली कोटा से है और इसके बाद में लासी बारा से है। चाकन बूंदी से है। नेक्स्ट आते हैं, ये इसकी व्याख्या देख लीजिए। नेक्स्ट, राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ये अपना चौथा सही है। टकली, कोटा और गढ़ा बूंदी जिले में है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है अपन को। तो ये अपना गागरेन कहाँ पे है? अभी पढ़ा आपने, झालावाड़ में। इसके बाद में पीपलाद, इसके बाद में देख ले गढ़ा तो कहाँ पे है? बूंदी में। और तकली अभी आपने पढ़ा था, कहाँ पे है? कोटा में। तो आप पीपलाद समझ गए कहाँ पे है? बारा में। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है इसको, करिए। तकली कहाँ पे है? कोटा में। पीपलाद कहाँ पे है? झालावाड़ में। और इसके बाद लासी कहाँ पे है? बारा में। और सूगली कहाँ पे है? सिरोही में। आंसर इसका पहला दे रखा है, कौन सा? ये वाला। तो अभी आपको डाउट हुआ होगा पहले क्वेश्चन में, मुझे भी डाउट हुआ पीपलाद कहाँ पे है। अभी आपने देखा तो पीपलाद कहाँ पे है? झालावाड़ में। सॉरी, कहाँ पे है पीपलाद? तो इसका आंसर पहला दे रखा है। तो पीपलाद कहाँ पे है? अभी आपने देखा तो ये यहाँ पे भी पीपलाद कहाँ दे रखा है? कहाँ पे? तकली। तो ये दूसरा आंसर दे रखा है, तो देख लीजिए तकली कहाँ पे है? कोटा में। और पीपलाद झालावाड़ में। तो यहाँ पे भी पीपलाद कहाँ पे दे रखा है? झालावाड़ में। सही है, तो कोई गलती नहीं है। आगे आते हैं, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है अपन को। तो अपना देखिए, चंबल किससे है? राजस्थान मध्य प्रदेश से। माही बजाज सागर ये कहाँ किससे संबंधित है? राजस्थान गुजरात से। इसके बाद ब्यास किससे संबंधित है? राजस्थान पंजाब हरियाणा से। और सरदार सरोवर किससे है? ये राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। तो इनको सुमेलित करना है। सिद्धमुख परियोजना किससे संबंधित है? तो ये अपने हनुमानगढ़ और चूरू से। नर्मदा, जालौर और बाड़मेर से आप जानते हो, अभी आपको बता दिया। जवाई परियोजना किससे संबंधित है? तो ये अपनी जालौर और पाली से। जाखम परियोजना उदयपुर और प्रतापगढ़ से। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सुमेलित करना है ये भी। तो सुमेलित करना है, करिए। चंबल परियोजना किससे संबंधित है? ये राजस्थान मध्य प्रदेश से। माही बजाज सागर परियोजना ये अपने राजस्थान गुजरात से। इसके बाद ब्यास परियोजना, तो अपनी ब्यास परियोजना किससे है? इसमें डाउट है दोस्तों, सिद्धमुख परियोजना और ब्यास परियोजना। ब्यास अपने ये पंजाब हरियाणा राजस्थान के संबंध है ब्यास परियोजना। और सिद्धमुख परियोजना किससे संबंधित है? ये अपनी राजस्थान से संबंधित है। तो इसका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद में सुमेलित कीजिए इसको भी। दोस्तों लेंथी क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको टाइम लगता है थोड़ा सा, तो घबराइए ना। भाखड़ा नागल किससे संबंधित है? बिस्ट दोआब से। इसके बाद में चंबल किससे संबंधित है? दिगौज से। ब्यास किससे संबंधित है? सॉरी, ये कहाँ से है? देखिए टाइम लग रहा है थोड़ा सा दोस्तों, घबराइए मत। नागल परियोजना किससे है? बिस्ट से। चंबल किससे है? अपनी दिगौज से। इसके बाद ब्यास है अपनी ब्यास सतलज लिंक से। और इंदिरा गांधी है अपनी जय नारायण ब्यास से। नेक्स्ट, सुमेलित करना है इसको भी। तो दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित अपना माही बजाज सागर परियोजना गुजरात राजस्थान से है। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश से है। ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा से है। और जबकि ये गलत है, इसका आंसर यही होगा क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान पंजाब से नहीं है, आपको पता है राजस्थान एमपी से है। आगे सुमेलित करना है इसको भी, तो करिए। आंसर दे रखा है इसको पहला। तो मैजाबाद किससे है? कहाँ पे है? भीलवाड़ा में।
सोम कमला अम्बा योजना प्रतापगढ़ में है। इसके बाद मोरल बांध, तो ये अपना सवाई माधोपुर में है। जाखम बांध कहाँ पे है, ये अपनी सॉरी दोस्तों गलत हो गया, एक बार फिर से। मेजा बांध कहाँ पे है, तो भीलवाड़ा में है। और इसके बाद सोम कमला अम्बा योजना डूंगरपुर में, सॉरी दोस्तों मुझे पता है लेकिन कंफ्यूज हो गया ऑप्शन देखते देखते। मोरेल बांध, तो मोरेल बांध अपने कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में। और जाखम बांध प्रतापगढ़ में। आगे आते हैं, राजस्थान में निम्न में से कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है, तो न्यून संदोहित नहीं है, जबकि और सब है। आगे आते हैं, ये इसकी सारणी है, आप देख लेना। नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे हम वन एवं वनस्पति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आगे भी पढ़ते जाएंगे। आगे, राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की, तो ये की थी जोधपुर ने। कब की थी, देख लीजिए 1910 ईस्वी में। आगे अलवर ने कब की थी, 1935 ईस्वी में। वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1950 में। नेक्स्ट, राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई, ये हुई थी 2019 में। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति शुरुआत की थी, तो ये 2023 में। जलवायु परिवर्तन नीति कब की थी, 2023 में। राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति 2023 में। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया, तो कब किया गया ये, तो ये किया था 10 फरवरी 2010 को, फरवरी 2010 को। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कब की थी, फरवरी 2010 को। कब, देख लीजिए 18 फरवरी 2010 को पहली वन नीति की थी। वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति बनाई, तो ये कब बनाई थी, 2010 में, 18 फरवरी 2010 में। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की, ये की थी 2008 में। क्या पूछा है, कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की, कब, 2008 में। ये इसकी व्याख्या है, देख लेना। वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 33%। आगे इस व्याख्या को देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि इसमें दिया है 1952 में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में 33% भूभाग पर वन आच्छादित होना चाहिए। राज्य की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 के अनुसार राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% भाग को वृक्षांकित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद 5 जून 2023 को जारी राजस्थान वन नीति 2023 में वनस्पति आवरण को कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। आगे, राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राज्य में अगले 20 वर्षों में वन आवरण को भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है, तो 20%। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित है, तो अपने सुरक्षित श्रेणी में। आगे आते हैं, ये इसके प्रकार है, देख लीजिए। आरक्षित वन कितना है, इस प्रकार के वन राज्य में वनों के 36.99% में है, कितना, 12,178 में। आगे, सुरक्षित वन या संरक्षित वन कितने पे है, 56.51% भाग पे, कितना, 18,605 पे, 18,605 किलोमीटर वर्ग पे। आगे, अवर्गीकृत वन 6.50% पे, कितना, 2137 किलोमीटर। आगे आते हैं, राजस्थान में सुरक्षित एवं अथवा रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है, तो अभी आपने देखा कितना है, 56.49। अभी बदल चुका है, तो कितना बताया था, 56.51। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है, तो अधिकतम आरक्षित वन है उदयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्न श्रेणियों में से किससे संबंधित है, तो ये अपने संरक्षित से है। कितना है, अभी आपको बताया मैंने, कितना, 56.51%। आगे आते हैं, राजस्थान में 31 मार्च 2022 को संरक्षित वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल था, तो कहाँ पे, 12 में। आगे, कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है, तो आप जानते हो वर्गीकृत नहीं है। आगे, राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं,
तो ये पाए जाते हैं सुरक्षित वन या आरक्षित वन। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट क्या बोला है इसने, सर्वाधिक, सॉरी आरक्षित नहीं रक्षित है, सुरक्षित या रक्षित, ठीक है। राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो आपने देखा 56.51% भाग पर कौन सा है, सुरक्षित वन या संरक्षित वन। नेक्स्ट आते हैं स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्न में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये अपना 38.11। अभी आपने देखा आरक्षित वन कितने प्रतिशत पे है, अभी तत्काल में कितने हैं 36.99, कितना है 36.99% भाग पर। पहले कितना था जब क्वेश्चन पूछा था तब, ये अपना 38 देख लीजिए कहाँ पे है वो, देखो आगे कितना बताया था 38.11, अभी कितना है 36.99। आगे आते हैं वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में सही उत्तर है, तो देख लीजिए कौन सा सही उत्तर है। अभी तत्काल में आपको पता है क्या क्या कंडीशन चल रही है, तो देखिए राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित एवं संरक्षित वनों का क्षेत्रफल इतना दिखाया है, बाकी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल व्याख्या में देखिए जो आपको इंपॉर्टेंट है 2023-24 के अनुसार आरक्षित एवं संरक्षित वनों का कितना है 36.99 और 56.51%। आगे आते हैं क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन बताना है, तो वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है, तो अपना है ये क्रमावली बताया है। पहला, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है, तो यह है शुष्क, पर्णपाती मिश्रित और पर्णपाती उष्णकटिबंधीय, कांटेदार और उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आगे आते हैं इसकी व्याख्या देख लीजिए। राजस्थान में वन प्रकार का अवरोही क्रम देखते हैं तो शुष्क पर्णपाती सबसे अधिक है 58.11% पे, और मिश्रित कितनी है 28.38 पे, और सागवान कितने हैं 6.86% पे। उष्णकटिबंधीय कांटेदार 6.66% पे, और उपोष्णकटिबंधीय कितने हैं 0.39 पे। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है शुष्क पर्णपाती, इसके बाद मिश्रित पर्णपाती, और इसके बाद में क्या है शुष्क सागवान, इनको याद रखिएगा। आगे आते हैं वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो वह कौन सा है सिरोही, याद रखिएगा, इनको ज़्यादा याद रखिएगा 58.11 और 28.38। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते, तो ये जालौर में नहीं बन पाए जाते, जबकि अलवर बांसवाड़ा बूंदी में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, तो अभी आपने देखा तो ये पाए जाते हैं जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा में। निम्नांकित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, तो अभी आपने देखा उष्णकटिबंधीय पतझड़। किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं, तो एनोबिसस पेडुला वन, देख लीजिए। आगे आते हैं, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही का उत्तर चयन करना है, तो सही उत्तर का चयन करना है हमें। देखिए ये उस टाइम की बात है जिसमें दिखाया है, और कब की 2013 की जो एग्जाम लगी थी RAS की। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिण भाग में संकेंद्रित है, बिल्कुल सही है। सागवान के वन 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और इसके बाद माउंट आबू में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसका मतलब तीनों ही सही है, तो आंसर गलत कौन सा है ये वाला, तो आंसर यही होगा, क्योंकि इसमें क्या बोला है पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ होते हैं, तो गलत बोला है, तो इसका आंसर कौन सा होगा डी वाला। आगे आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही है वो बताना है हमें, तो इसका दूसरा और तीसरा सही है। देखिए राजस्थान में वन क्षेत्र का 25% अधिक भाग मिश्रित पतझड़ वनों के अंतर्गत आता है, और तीसरा धौक, साल, बांस, खैर आदि पेड़ राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वनों में पाए जाते हैं, तो अपना ये पहला वाला आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं ये की आंसर चौथा है, किस जिलों में
सॉरी, इसका आंसर कौन सा होगा? ये होगा, मैंने बता दिया तो वो गलत है। निम्न किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ और सिरोही में मिश्रित पतझड़। आगे धौकड़ा है, तो धौकड़ा क्या है? वृक्ष है। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से कहाँ पे? झालावाड़ जिले में मिलता है। आगे आते हैं, अर्जुन का वृक्ष सामान्यतः राजस्थान में भवानी मंडी झालावाड़ में बहुतायत में पाया जाता है। तो अभी मैंने क्या बोला? अर्जुन का वृक्ष कहाँ? झालावाड़ में पाया जाता है। क्योंकि मैंने दोबारा एक्सप्लेन क्यों किया? क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैंने क्या बोला। आगे आते हैं, पढ़ते पढ़ते कन्फ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जैसलमेर में। नेक्स्ट आते हैं, खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वनों में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय कटीले। खेजड़ी किससे संबंधित है? उष्णकटिबंधीय कटीलों से। आगे, राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं चूरू में। नेक्स्ट आते हैं, सेवन व लवन घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? तो ये उगती है शुष्क में। आगे, कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती? तो लाणा घास नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है लाणा कहाँ पाई जाती है, इसमें देख लीजिए। आगे आते हैं, कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती? लाणा। कौन सा कथन असत्य है? तो आपको बताना है असत्य कौन सा है। आइए, शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में पाए जाते हैं। उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये तीनों ही सही है, जबकि असत्य अपना चौथा है। क्या बोला है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांश पूर्व राजस्थान क्षेत्र में मिलते हैं। तो ये गलत है। आगे आते हैं, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन। आगे, राजस्थान प्रदेश में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं दक्षिणी क्षेत्र में। आगे, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बांसवाड़ा में। नेक्स्ट, शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो देखिए किन जिलों में मिलते हैं। ये मिलते हैं अपने बांसवाड़ा और उदयपुर में। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। तो ये अपने सागवान कहाँ पे? दक्षिणी भाग में। राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में सागवान प्रमुख रूप से मिलता है? ये मिलता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में। आगे आते हैं, निम्नलिखित जिला समूह में किसमें सालर या साल के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं साल के वृक्ष अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही में और अजमेर में। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? तो ये अपना सालर का पेड़। आगे, निम्न में से सालर वन किस जिले से नहीं पाए जाते? किस जिले में नहीं पाए जाते? तो ये कोटा में नहीं पाए जाते। आगे आते हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र में सालर वन मिलते हैं? ये मिलते हैं अरावली पहाड़ी की उच्च श्रेणियों में। नेक्स्ट आते हैं, अरावली पहाड़ी में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं 450 मीटर से अधिक। आगे, कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? तो पश्चिमी राजस्थान में सालर नहीं पाई जाती, जबकि सेवन, धावण और कराड़ ये पाई जाती है। आगे, माउंट आबू के आसपास जहां वर्षा 150 सेमी से अधिक वन पाए जाते हैं, तो कौन से? उपोष्णीय कटिबंधीय सदाबहार वन। आगे आते हैं, निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सिरोही में। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अपने आबू क्षेत्र में। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान के कौन से जिले में खस घास उत्पादित होती है? ये होती है अपनी सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक में खस घास उत्पादित होती है। आगे,
कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? तो ये खस घास का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है? तो ये आता है खस घास। आगे, राजस्थान में खैर वनीय क्षेत्र पाए जाते हैं तो कोटा और सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट आते हैं, मुख्यतः दक्षिण राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़िया बनाने में काम में लिया जाता है? तो ये किसको? तेंदू के वृक्ष, तेंदू के पेड़ों से, तेंदू के पत्तों से बीड़िया बनाई जाती है। आगे आते हैं, राजस्थान में कौन से जिले तेंदू पत्ती का उत्पादन नहीं होता? तो कौन से जिले में नहीं होता? सिरोही में नहीं होता, जबकि उदयपुर, बारां, झालावाड़ में होता है। कौन सा वृक्ष चारकोल बनाया जाता है? कौन सा वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? तो बबूल के वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है। आगे, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जैसलमेर में। नेक्स्ट आते हैं, सेवन क्या है? तो सेवन एक कम वर्षा में उगने वाली घास है। कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये सेवन घास अलवर में नहीं, जैसलमेर में पाई जाती है। आगे आते हैं, नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्लास। आगे, राजस्थान में प्लास में वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? तो प्लास के वन पाए जाते हैं अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से जिलों का समूह राजस्थान में कत्था का मुख्य उत्पादक है? तो ये अपना उदयपुर और चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट आते हैं, कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो ये खैर वृक्ष से निकाला जाता है। आगे आते हैं, निम्न जिलों में से कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक है? तो उत्पादक नहीं है, तो बीकानेर नहीं है, जबकि भरतपुर, बूंदी, झालावाड़ है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती? तो तेंदू के पत्ता उपज नहीं मानी जाती, जबकि इमारती या गोला लकड़ी, ईंधन लकड़ी और बांस मानी जाती है। आगे आते हैं, राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को कहा जाता है तो बीड़ कहा जाता है। नेक्स्ट, बीड़ निम्न जिलों में पाई जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सीकर, जोधपुर, बीकानेर में। सीकर, जोधपुर, बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है बीड़ का, तो बीड़ का है चारागाह का। आगे, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष है तो बांस का। किसका? बांस का वृक्ष हरे सोने के नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं, बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ये उदयपुर में पाया जाता है। राजस्थान का निम्न में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है? तो ये अपना वांस का नहीं है, जबकि नीम, पीपल, बमूल है। आगे आते हैं, निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्य नहीं है? तो ये उष्णकटिबंधीय तर पतझड़ी नहीं है। देख लीजिए, राजस्थान में कौनधारी वन, अल्पाइन वन और सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय वन और तर वनस्पति नहीं पाई जाती। राजस्थान में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती? तो ये उष्णकटिबंधीय सदारहित नहीं पाई जाती। आगे आते हैं, अमृता देवी मृगवन स्थित है तो ये खिजड़ली में है। नेक्स्ट आते हैं, सन 1730 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर जिले में खिजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? तो ये हुआ था वन संरक्षण के लिए। अमृता देवी स्मृति से खिजड़ली शहीद मेला कब लगता है? ये लगता है अपना भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अमृता देवी संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है? तो ये अपना खिजड़ली मेला। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? ये बन गया है बिश्नोई। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है खेजड़ी ग्राम जोधपुर में 12 सितंबर को। आगे आते हैं, अमृता देवी उनकी 3 पुत्रियों एवं अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया वर्ष 1730 ईस्वी में
किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया? तो ये दिया था जोधपुर के राजा अभय सिंह ने। आगे, अमृता देवी बिश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपना किसके खेजड़ी बच्चों को बचाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना संगठन जिसे वन विकास एवं वन्यजीव सुरक्षा की श्रेणी में वर्ष 2015 का अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रदान किया, ये जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा को 2015 का। अभी फिलहाल देख लीजिए व्याख्या। अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई तो कब? ये 1992-93 में की गई थी। आगे, अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं है? कौन सा जिला नहीं आता? तो अरावली वनीकरण में अजमेर नहीं आता है। नेक्स्ट, कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? यह अपनी अश्वगंधा। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो यह है अपनी JICA के द्वारा। देखिए JICA जीका की जीका की आर्थिक सहायता से अप्रैल 2003 से लागू की गई। ये किस किस के द्वारा? जापान के इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी है ये। आगे आते हैं, नेक्स्ट व्याख्या देख लेना दोस्तों। मैं व्याख्या को आपको सामने दिखा देता हूँ इस वजह से। और निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? तो बाढ़ नियंत्रण नहीं है, जबकि वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जल संरक्षण है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता में। आगे, निम्न में से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है? ये चलाई जा रही है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। जायका राजस्थान में किस क्षेत्र में कार्य करती है? ये करती है जल क्षेत्र आजीविका सुधार में। कौन सा कथन असत्य है? तो अपन जानते हैं राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा नहीं खेजड़ी है। तो समझ गए होंगे कौन सा गलत है। आगे आते हैं, रखत, कांकड़, डांग और रोद ये सभी है तो क्या है? वनों के संरक्षण से संबंधित। आगे आते हैं, राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं तो कब किए जाते हैं? ये किए जाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। जबकि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। और विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? पूछा है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी आपने देखा 16 सितंबर को। नेक्स्ट आते हैं, ये अपना 16 सितंबर हो गया। जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है तो कब? 22 मई को। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? तो यह अपना माउंट आबू। आगे, कौन सी नीति पारिस्थितिक संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? ये अपनी इको टूरिज्म नीति। नेक्स्ट आते हैं, वनोत्पाद पेड़ सुमिलित कीजिए। तो वनोत्पाद पेड़ सुमिलित करना है हमें तो करिए। ये अपना इमारती लकड़ी ये सागवान की है। कोयला धोकड़ा वृक्ष से बनते हैं। कत्था खैर वृक्ष से। और बीड़ी तेंदू के वृक्ष से। आगे आते हैं, नेक्स्ट सुमिलित कीजिए। ये भी हमें सुमिलित करना है तो करिए। इधर सालर वन कहाँ पाए जाते हैं? ये अलवर में पाए जाते हैं। ढाक वन ये चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। और सदाबहार वन ये अपने कहाँ पर पाए जाते हैं? ये सिरोही में पाए जाते हैं। और शुष्क सागवान वन बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा वनोत्पाद राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में शराब बनाने में काम में लिया जाता है? तो महुआ के वृक्ष से शराब बनती है। महुआ के पेड़ को देखिए वनस्पति का नाम का है मथुका लैगीफोलिया। मथुका लैगीफोलिया। आगे आते हैं, राजस्थान में ऑक्सीजन पार्क कहाँ स्थित है? तो अपने कहाँ स्थित है? ये अपना है कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना
कांग्रेस घास क्या है? तो ये एक खरपतवार है। नेक्स्ट आते हैं, ये जयपुर जिले में सर्वाधिक है कांग्रेस घास, याद रखिएगा। इसके बाद JFM का पूरा नाम क्या है? तो संयुक्त वन प्रबंधन, मतलब बोले तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JMF का। इसके बाद आते हैं राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1991 में। नेक्स्ट, राजस्थान में 2021 में राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र सघन वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अपने अलवर में। देख लीजिए, राजस्थान में अत्यधिक सघन वन अलवर में, सर्वाधिक जयपुर ग्रामीण में, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बूंदी, बीकानेर आदि जिलों में पाए जाते हैं सघन वन, याद रखिएगा अलवर में। आगे TOFIR कार्यक्रम का संबंध है तो पौधारोपण से। अब देखते हैं TOIR मतलब ट्री आउट साइड फॉरेस्ट इन राजस्थान। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? तो ये अपने जयपुर में। नेक्स्ट आते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट संयुक्त साहस है, निम्नलिखित में से कौन से दो राष्ट्र के बीच यह समझौता हुआ है? तो किन किन के बीच हुआ? भारत और जापान के बीच में। आगे आते हैं, भारत और जापान के बीच में। इसके बाद आते हैं, किस अधिनियम द्वारा वनों के बारे में राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई है? तो किसमें स्वायत्तता समाप्त हो गई है? वन अधिनियम 1980 में समाप्त हो गई। कब हो गई थी? 1980 में। आगे आते हैं, ये क्वेश्चन है अपना, हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई, ये कब की गई थी? 2009-10 में। आगे, राज्य में हरित राजस्थान योजना क्रियान्वित की जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? तो वन क्षेत्र को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान के किस शहर के लिए वेटलैंड्स पर रामसर कंजर्वेशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रमाणन हेतु नामांकित प्रस्तुत किया? ये किसने किया था? उदयपुर ने। नेक्स्ट, कौन सा राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र क्षेत्र और सर्वाधिक वनीय क्षेत्र है? तो कौन सा है? बागड़। आगे, राज्य में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? तो कौन सी की है? ये की है राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? राजस्थान राज्य वृक्ष महावृक्ष प्रतियोगिता, राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता कब की थी? 11 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट, इस ISFR राजस्थान रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल पर्यावरण का कितना प्रतिशत अत्यधिक अग्निप्रवण क्षेत्र था? तो कितना? 00% माना गया। आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बेट स्टॉक है, ये अपना 110.77 मिलियन। नेक्स्ट आते हैं, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम है तो वह है अपना जोधपुर। क्या पूछा है? वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम है तो वह है जोधपुर। आगे आते हैं, देख लीजिए, उदयपुर में सबसे ज़्यादा है 33.49 पे और 23.49 पे, और सबसे कम जोधपुर में बताया है कितना? 0.48। इसे देखिए, सर्वाधिक में उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, न्यूनतम में है अपना जोधपुर, इसके बाद चूरू, इसके बाद जैसलमेर, याद रखिएगा। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक संबंधित जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है, तो द्वितीय पूछा है, तो जोधपुर के बाद
क्या पूछा है, सर्वाधिक पूछा है। तो जोधपुर के बाद कौन सा आता है, ये अपना आता है वो उदयपुर के बाद कौन सा आता है, तो यह आता है प्रतापगढ़। कौन सा आता है, प्रतापगढ़। इसके बाद वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2021 के आकलन के अनुसार पर्यावरण उनके भौगोलिक क्षेत्र का 10% से अधिक हो। तो ये कौन सा है, अपने धौल राजसमंद करौली धौलपुर 10% से अधिक है। देख लीजिए, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो ये अपना कौन सा है, एक मिनट दोस्तों छोटा करना पड़ेगा। तो कौन सा है, अभी आपने देखा उदयपुर है। इसके बाद प्रतापगढ़ है। नेक्स्ट अब वन रिपोर्ट है, राजस्थान की वन रिपोर्ट विभाग 2023-24 ने, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। कुल अभिलेख वन क्षेत्र कितना है, 32,921। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सापेक्ष कितना है, 9.61% पे। इसके बाद राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का वन कितना है, 7.42%। इसके बाद कुल वनावरण वृक्षावरण कितना है, 25,388। आगे आते हैं, ये इसकी रिपोर्ट है। सर्वाधिक वन कहाँ पे है, उदयपुर में, फिर इसके बाद में बारां में, फिर करौली में, चित्तौड़गढ़ में, अलवर में, याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं, सबसे कम चोरू में है, इसके बाद हनुमानगढ़ में, नागौर में, जोधपुर में। सबसे कम कहाँ पे है, चोरू में, इसके बाद हनुमानगढ़ में, फिर नागौर में। और प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से देखें तो प्रतापगढ़ में, इसके बाद आता है उदयपुर में, और इसके बाद करौली में। सबसे कम चोरू में ही है, इसके बाद जोधपुर में है, और इसके बाद नागौर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट राजस्थान में कुल वन, नेक्स्ट आ जाते हैं, राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है तो कितना है, 32,864 वर्ग किलोमीटर में। आगे आते हैं, इस रिपोर्ट में कितना दिया हुआ है आपको पता होगा, कितना है, 32,921, बढ़ गया है पहले के बजाय। आगे आते हैं, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वनावरण कितना है, तो कितना था उस टाइम, 16,655। अब कितना है, अब आप देख चुके हैं कितना है, 16,655 ही है। आगे वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है तो कितना है, 9.57। ये 2018-19 का एग्जाम में आया हुआ है। अब कितना है, 9.60% वृद्धि हुई है। आगे राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं, तो ये रखते हैं अपने उदयपुर, बारां। आगे राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्र जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है, तो ये अपना चूरू, सबसे कम प्रतिशत चूरू का है। इसके बाद जोधपुर हनुमानगढ़ का है, इसके बाद नागौर का है, इसके बाद जोधपुर का है। नेक्स्ट स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं तो ये अपना उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन से जिलों का समूह राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है, ये घेरता है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, करौली। नेक्स्ट वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार निम्न में से किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक आपको वैसे तो मैंने व्याख्या में दिखा दिया है, तो अब यहाँ पे है अपना उदयपुर, प्रतापगढ़। नेक्स्ट भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक व न्यूनतम क्षेत्र निम्न में से किस में अंकित किया गया है, तो ये अपना सर्वाधिक है अपना उदयपुर और सबसे कम है चूरू। नेक्स्ट वन वर्ष 2017-18 में राजस्थान का वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल राज्य के कुल प्रतिवेदन क्षेत्रफल का प्रतिशत है, तो ये अपना 8.06। आगे वन रिपोर्ट 2021 में वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो ये अपना 4.87। आगे आते हैं, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से 21 तक वन क्षेत्र में
वन क्षेत्र से 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, ये जालौर में। देख लीजिए यहाँ पे जालौर में बताया हुआ है। आगे नेक्स्ट वन विभाग, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नहीं, पहले इसको दोबारा देख लीजिए। सकार क्या हुआ है कि यहाँ पे जालौर में 32.46 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, जबकि सिरोही में कितना आया, 13.49 वर्ग किलोमीटर की। यहाँ पे नेगेटिव नकारात्मक दृष्टि को देखने को मिली है, नकारात्मक वृद्धि, जबकि सकारात्मक अपना अजमेर, पाली और बीकानेर में। अजमेर में कितना 26.45 वर्ग किलोमीटर में, पाली में 26.1 में और बीकानेर में 24 किलोमीटर। नेक्स्ट है अपना वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिलों के समूह में 19 से 21 के बीच में अधिकतम दर में वन का विनाश हुआ है? तो अभी किस में देखा था, जालौर और करौली में। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन लगाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो कितने हैं, 27 फिलहाल बढ़ चुके हैं, देख लीजिए। लेकिन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो नो चेंजेज होगा, देख लीजिए। वन विभाग राजस्थान में वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्य जीव अभ्यारण्य व 5 टाइगर रिजर्व व 7 मृग वन, 36 कंजर्वेशन रिजर्व, 5 जंतुआलय और 2 रामसर साइट। कौन कौन सी है 2 रामसर साइट? घना पक्षी विहार और सांभर व 33 आखिर निषेधित क्षेत्र है। राजस्थान में हाल ही में राजस्थान में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा भाग संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? तो किसको किया गया है? रामगढ़ बिस्दारी को। देख लीजिए, राजस्थान में टाइगर रिजर्व एक दृष्टि में रणथंभौर दे रखा है, सबसे बड़ा है। इसके बाद सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ बिस्दारी, धौलपुर, करौली, कुंभलगढ़। देखिए एक कुंभलगढ़ के बारे में, 22 अगस्त 2023 को छठे टाइगर रिजर्व के रूप में कुंभलगढ़ बाघ अभ्यारण्य को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। धौलपुर करौली को कब दी गई थी? 6 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी कर राजस्थान को 5वें टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी है। और रामगढ़ बिस्दारी को ये 16 मई 2022 को दे दी थी। और मुकुंदरा हिल्स को ये 2013 में मिल चुकी थी। तो इस प्रकार कितने हो गए? 6 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। आगे आते हैं, निम्न में से राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व है? तो हमें बताना टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। तो ये चारों ही हैं, सरिस्का, रामगढ़ बिस्दारी, रणथंभौर, मुकुंदरा, चारों ही है। नेक्स्ट, किस वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत के 92 टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये रामगढ़ बिस्दारी। आगे, कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है अपना मुकुंदरा रिजर्व पार्क। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान के किन 4 जिलों में फैला है? तो ये फैला है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ में। आगे, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है तो कौन से? मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और केवलादेव घना पक्षी विहार। आगे तो कौन सा आंसर होगा? सेकंड। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो आप जानते हो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये अपना रणथंभौर। सुमेलित नहीं है तो कौन सा नहीं है? देखिए, पहला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर में है, केवलादेव भरतपुर में है, जबकि मुकुंदरा ये कोटा में है, बूंदी में नहीं है, तो गलत है। आगे, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? तो मैंने आपको बता चुका हूँ, कब? 9 जनवरी 2012 को। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया? तो ये किया गया था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट देख लीजिए, कब बना था? 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर अभ्यारण्य को राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। बना कब था? 1955 में। आगे आते हैं, यहाँ और देख लीजिए, 1973-74 में बाघ परियोजना शामिल की थी। इसे बाघों का घर भी कहते हैं, बाघों का जच्चा घर। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क को। नेक्स्ट आते हैं, किस वर्ष में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो ये किया गया था 1980 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
तो सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट आते हैं, घना पक्षी बिहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, तो किस पक्षी के लिए आकर्षक है? साइबेरियन क्रेन के लिए। कहाँ पे है? ये भरतपुर में। नेक्स्ट आते हैं, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है ये? 28.73 वर्ग किलोमीटर में। नहीं सॉरी, राजस्थान का सबसे छोटा, हाँ सही बात है, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है ये। तो कितने? 28.73 में। आगे, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने पक्षी जीवों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण के नाम पर किया गया है, तो किसके नाम पर? शिव मंदिर के नामकरण पर। नेक्स्ट आते हैं, निम्नांकित में से गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है, वह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। किसके संगम पे? गंभीरी और बाणगंगा के संगम पर। आगे आते हैं, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी उद्यान अभ्यारण्य है? ये अपने भरतपुर में। नेक्स्ट आते हैं, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध पक्षी कौन सा है? वो प्रसिद्ध बिहार कौन सा है? तो केवलादेव घना पक्षी बिहार। नेक्स्ट आते हैं, साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? तो ये आते हैं शीत ऋतु में। नेक्स्ट आते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये अपना भरतपुर में। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है, तो ये अपना भरतपुर। नेक्स्ट आते हैं, कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम पर, किसको ये जाना जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी बिहार को, घना पक्षी भरतपुर को। नेक्स्ट, राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल है, तो ये अपना केवलादेव घना पक्षी बिहार। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है केवलादेव भरतपुर में। नेक्स्ट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर में घोषित किया? तो ये किया था 1985 में। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो ये अपना केवलादेव भरतपुर में है, जबकि और क्यों नहीं है वो देखिए। तो मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे है? तो ये कोटा में है, तो गलत है। रणथंभौर ये अपना सवाई माधोपुर में, ये भी गलत है। सरिस्का अलवर में है, ये भी गलत है, आप जानते हो। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अपने मार्टिन इवांस। कौन है? मार्टिन इवांस। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये अपना कोटा में। राजस्थान दर्रा अभ्यारण्य घाघरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। आगे, राजस्थान में सबसे अधिक घाघरोनी तोते किस अभ्यारण्य में है? तो अभी आपने पढ़ा मुकुंदरा हिल्स में, बोले तो दर्रा अभ्यारण्य में। आगे आते हैं, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1981 को। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय मरुद्यान जो 3162 वर्ग किलोमीटर में है, कौन सा? जैसलमेर में मरुद्यान। देख लीजिए इसके बारे में। 3162 वर्ग किलोमीटर है, सबसे बड़ा है वर्ग है, ये वर्ग है, सबसे बड़ा मरुद्यान है, सबसे बड़ा उद्यान है ये। और ये किसके लिए जाना जाता है? आकलवुड फॉसिल्स के लिए, जीवाश्म पार्क के लिए स्थित है ये। आगे, राष्ट्रीय मरुद्यान किन जिलों में फैला है? तो आप जानते हैं जैसलमेर बाड़मेर में। कितने? 3162 किलोमीटर क्षेत्र में। आगे, राष्ट्रीय मध्य मरुद्यान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जीवाश्म उद्यान के नाम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 3162 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और थार मरुस्थल के पारिस्थितिक तंत्र और उसके विविध जीवों का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये अपना है जैसलमेर का मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। आगे आते हैं, शेरगढ़ वन्य जीव के क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये अपने बारां जिले में। नेक्स्ट आते हैं, याद रखिएगा शेरगढ़ बारां जिले में है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और सांपों का संरक्षण स्थल है परबन नदी के किनारे पे। आगे आते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं जिलों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो आपको पता है शेरगढ़ कहाँ पे है? बारां में है, तो यही गलत है, इसका आंसर यही होगा। जबकि ताल छापर चूरू में, रामसागर धौलपुर में है और सज्जनगढ़ उदयपुर में है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? तो आपको पता है शेरगढ़ बारां में है, ये धौलपुर में नहीं है। जबकि रामसागर केसरबाग वन विहार ये धौलपुर में है। आगे, कौन सा सुमिलित नहीं है? तो हमें पता है शेरगढ़ बारां में नहीं, बारां में है, जबकि बूंदी में नहीं है। तो सुमिलित नहीं है, यही है, नहीं है। आगे सुमिलित है, आगे पूछा है सुमिलित है, आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सुमिलित कौन सा है? तो देखिए, वन विहार सरिस्का में है,
बाकी और केवला द्वीप भरतपुर में है। टाइगर रिजर्व ये अपना जैसलमेर में नहीं है। राष्ट्रीय मृग उद्यान कहाँ पे है? जैसलमेर में है। तो आप समझ गए होंगे, एक ही इसमें सही है। आगे रामसर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो ये अपना धौलपुर में। देख लीजिए, धौलपुर में रामसागर केसरबाग वन विहार और वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अभी आपने पढ़ा, धौलपुर में है। वन विहार कहाँ पे है? ये भी अपना धौलपुर में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप जानते हैं केसरबाग धौलपुर में है, उदयपुर में नहीं, तो गलत है ये, तो ये इसका आंसर होगा। आगे आते हैं, किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया? तो ये किया गया था उदयपुर में। देख लीजिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री ये अपना 12 मई 2022 को उदयपुर के गुलाब बाग में प्रदेश के पहले पक्षी का लोकार्पण किया गया। पहले पक्षी उद्यान का लोकार्पण किया गया। तो है कि उदयपुर स्थित मोनार गांव आर्द्रभूमि एवं पक्षी गांव के रूप में प्रसिद्ध है। आगे आते हैं, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन आता है, पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मैनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये अपने उदयपुर में। नेक्स्ट आता है, ताल छापर मृगवन अभ्यारण्य किस जिले में है? तो यह है अपना चूरू जिले में। नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मोचिया साइप्रस रोंडस नामक घास पाई जाती है। कौन सी? मोचिया साइप्रस रोंडस नामक घास पाई जाती है। और यहाँ पे काले हिरण बहुत फेमस है। आगे आते हैं, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो चूरू में है। किसके लिए जाने जाते हैं? कृष्ण मृग के लिए। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है, ताल छापर चूरू का। आगे, वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है, तो ये कहाँ पे है? तो ये है अपना कहाँ पे? ताल छापर चूरू में। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ताल छापर और परिहार रण क्षेत्र है, तो ये कहाँ पे? शेखावाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलहरियाँ देखने को मिलती है, तो यह अपना सीता माता अभ्यारण्य। कहाँ पे पड़ता है ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। आगे आते हैं, राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में है? तो अभी आपको बताया कहाँ पे है, इसमें चित्तौड़गढ़ दिखाया हुआ है। तो देखिए दोबारा से, सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दोनों जिले में है। हाँ, तो कहाँ पे है? उदयपुर। चित्तौड़गढ़ दिया हुआ है तो चित्तौड़गढ़ होगा। कुरंजा है, तो कुरंजा क्या है? एक पक्षी है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? डोमोइजल क्रेन। आगे आते हैं, राजस्थान का खींचन गांव जाना जाता है, तो ये कुरंजा के लिए। आगे, कुरंजा पक्षी कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं? तो ये अपने खींचन गांव में बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, सॉरी मुश्किल नहीं, बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, तो खींचन में। आगे आते हैं, कुरंजा पक्षी बिहार स्थित है, तो ये अपने खींचन में। नेक्स्ट, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? ये अपना राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है कोटा बूंदी करौली सवाई माधोपुर धौलपुर में। यहाँ पे स्तनपाई डॉल्फिन भी होती है। आगे, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान की मुख्यतः कौन से जिले में है? तो ये अपने चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट आते हैं, पीपना किस जीव की प्रजाति है? तो ये है अपनी सर्प की या सांप की। आगे, बांसदरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? तो ये अपनी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में। नेक्स्ट आते हैं, गमधर का जैव विविधता पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये अपने उदयपुर में, गमधर का जैव विविधता पार्क। आगे आते हैं, नेक्स्ट है, रेत का तीतर नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? यह किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो ये बटबट नाम का जो गजनेर अभ्यारण्य में पाया जाता है, और गजनेर कहाँ है? बीकानेर में। आगे आते हैं, ये बटबट को इंपेरियल सैंड गाउन भी कहते हैं तथा जंगली सूअरों के लिए प्रसिद्ध है। कनक सागर ये कहाँ पे है? क्या है ये? पक्षी अभ्यारण्य। और कहाँ पे पाया जाता है कनक सागर? बूंदी में। देख लीजिए, कनक सागर बूंदी में है, जो जल पक्षी अभ्यारण्य है। महला जल पक्षी है, इनको देख लेना। सोरसन 12 में है, गोडावन के लिए जाना जाता है। उज्ज्वला चिंकारा के लिए और सौखलिया गोडावन के लिए। आगे, मानसी, बाकल और सोम नदियाँ किस वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरती है? तो ये गुजरती है फुलवारी की नहल से। आगे देख लीजिए इसके बारे में भी। आगे आते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं संबंधित नदी को सुमेलित कीजिए। तो हमें सुमेलित करना है वन्यजीव अभ्यारण्य और उनसे संबंधित नदी। चलो आते हैं,
तो बस्सी कहाँ, बस्सी बस्सी के पास में बहती है नदी कौन सी, औरई और बामनी। कौन सी, औरई और बामनी। भैंसवाड़गढ़ में बहती है अपनी कौन सी, चंबल और बामनी। जवाहर सागर में बहती है अपनी चंबल और शेरगढ़ में परवन। चलो आगे आते हैं। फुलवारी की नाल स्थित है उदयपुर में। देख लीजिए, फुलवारी की नाल उदयपुर की स्थापना 1983 में हुई। इसमें देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित है, याद रखिएगा। प्रथम एनाटॉमी पार्क है कहाँ पे, उदयपुर में, फुलवारी की नाल में। आगे, निम्न में से कौन सा संतुलित नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है। तो फुलवारी की नाल कहाँ पे, उदयपुर में है, जबकि राजसमंद दे रखा, तो यही गलत है। केसरबाग धौलपुर में है, बस्ती चित्तौड़गढ़ में है, शेरगढ़ बारां में है। आगे, राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, ये अपना सरिस्का। नेक्स्ट दोस्तों, कितना टाइम हो रहा है आप जानते हो, देख लो, 11:30 PM हो रहे हैं, रात के 11:30 बजे हुए। आगे, अलवर जिले का स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया, ये अपना सरिस्का। नेक्स्ट आते हैं, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई है, तो ये अपनी बाघ परियोजना। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है, तो इस सरिस्का अलवर नहीं है, जबकि काजीरंगा, मानस और केवलादेव विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है। देख लीजिए, यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में राजस्थान का एकमात्र कौन सा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें क्या पूछा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें आंसर तो ये दे रखा है, जबकि होना चाहिए कौन सा है, तो केवलादेव है। आगे, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है, तो ये अपना कैला देवी। देख लीजिए कितने क्षेत्र में है, 676 किलोमीटर में। कब स्थापना हुई थी, 1983 ईस्वी में। ये धौक वन के प्रमुख क्षेत्र है, यहाँ पे धौक वन ज़्यादा पाया जाता है। आगे, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं जिलों में सम्मिलित नहीं है, तो देखिए कैला देवी करौली में है, भरतपुर में नहीं है। तो समझ गए होंगे आप कौन सा गलत है, यही गलत है। आगे, कौन सा युग्म गलत है, तो हम जानते हैं बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, जबकि जयपुर में नहीं। समझ गए होंगे। आगे, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है, तो ये अपने चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है, तो ये अपने उदयपुर में है। आगे आते हैं, ये इनसे संबंधित पढ़ लीजिए आप। आगे आते हैं, राजस्थान में नाहरगढ़ जैविक उद्यान का उद्घाटन वर्ष में किया गया, तो कब किया गया, 2016 में। राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित है, तो ये सज्जनगढ़ उदयपुर में। राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए, तो ये किए गए थे नाहरगढ़ सज्जनगढ़ माचिया में, नाहरगढ़ सज्जनगढ़ माचिया में। आगे, किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क है, ये अपनी जयपुर में। नेक्स्ट, जयपुर का प्रसिद्ध डेजर्ट पार्क है, तो ये किशनबाग। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में किन वन्यजीव पारिस्थितिकी स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है, तो अपना है ये बूंदी, ताल छपर, फुलवारी की नाल और बंद बेरठा। सही है क्या, नहीं दोस्तों गलत हो गया मेरे हिसाब से। नहीं, राजस्थान में किन वन्यजीव अभ्यारण्य पारिस्थितिक स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण का कार्य है, ये अपना नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का और माउंट आबू से संबंधित है। आगे आते हैं, कौन सा ऑप्शन है, तो देख लीजिए ऑप्शन दूसरा है। इसके बाद आते हैं, रामसर सम्मेलन द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्यजीव आर्द्रभूमि पारिस्थितिक स्थलों का नाम बताइए, तो आपको नाम बताना है। तो ये अपने रामसर सम्मेलन द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्यजीव आर्द्रभूमि पारिस्थितिक स्थलों के नाम है सांबर, केवलादेव और घनापक्षी विहार। सॉरी, ये दो ही है, कौन से, सांबर झील और केवलादेव घनापक्षी विहार, ये दो रामसर साइट में सम्मिलित हैं। देख लीजिए, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्द्रभूमि कंजर्वेशन रामसर में वर्ष 1971 में हस्ताक्षर किया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है जो आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों का उपयुक्त प्रयोग का संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है। रामसर कन्वेंशन सूची में राजस्थान के दो सूचीबद्ध स्थल कौन से हैं, केवलादेव कब किया गया था, 1981 में, और सांबर झील 1990 में, याद रखिएगा। आगे आते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो केवलादेव कब किया गया, 1981 में।
कौन सा कार्य वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण के बाधक है? तो वनोन्मूलन। आगे आते हैं। नेक्स्ट, कौन सा युग्म बेमेल है? तो ये अपना केवला द्वीप कहाँ पे? भरतपुर में है, जबकि करौली में दिखाया हुआ है इसमें, तो गलत है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अपना जानते हैं बंद बाराठा कहाँ पे है? ये अपना अलवर में नहीं है, ये भरतपुर में है। आगे, जम्बर रायगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? ये अपना जयपुर में है। आगे, जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अभी आपने देखा राजस्थान में है, जयपुर में। कौन सा युग्म गलत है? तो ये अपना जमुआ रामगढ़ झालावाड़ में दे रखा है, जबकि कहाँ पे है? जयपुर में। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो बताइए। तो ये किया गया था 1972 में। आगे आते हैं, ये अपना ऑप्शन राइट है, चौथा। नेक्स्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान सरकार ने कब अपनाया? ये अपनाया था 1 सितंबर 1973 को। आगे आते हैं, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ये अपना सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है, यह अपना सिरोही जालौर में। आगे, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है? तो अपना बूंदी में। नेक्स्ट, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को किस स्वरूप में अनुसूचित किया गया है? तो बाघ संरक्षित में। आगे, मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये अपने बूंदी में। आगे आते हैं, टॉडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? ये इसमें अजमेर पाली में, अजमेर पाली राजसमंद में। आगे आते हैं, कब इसकी स्थापना हुई थी? 1983 में। नेक्स्ट, टॉडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, किस जिले में स्थित नहीं है? तो ये पूछा है, तो टॉक में नहीं है। आगे, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? तो ये अपना टॉडगढ़ रावली। आगे आते हैं, निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्यों को उनकी सही अवस्थिति को से मिलान करना है। तो उनकी सही अवस्थिति से मिलान करना है, जो आप पे पहले आता है उसको पहले मिलान कर दीजिए। तो चलो करते हैं। पहले करते हैं हम, सरिस्का कहाँ पे है? तो ये अपना अलवर में। तालछापर कहाँ है? चूरू में। वन विहार कहाँ है? रामगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? तो देखिए जवाहर सागर अभ्यारण्य, ये भी देखिए। तो देखिए अपना रामगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये अपना बूंदी में है। इसके बाद जवाहर सागर बाद कोटा में है। अब बचा कौन सा? वन विहार, तो ये धौलपुर में है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, 5 पेज और बचे हैं, पढ़ते रहिए। रामगढ़ विषधारी कहाँ पे? बूंदी में। जवाहर सागर कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में। वन विहार धौलपुर में। तालछापर चूरू में। और सरिस्का अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के मानचित्र में वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थिति है, इसमें 1 2 3 4 में प्रतिशत करना है। तो करिए। चलो, यहाँ पे दे रखे हैं हमें इनके नाम और इनके नंबर। तो हमें पता है नाहरगढ़ ये अपना 1 नंबर से है, क्योंकि ये जयपुर में पड़ता है। बंद बाराठा ये कहाँ पे? भरतपुर में पड़ता है। और इसके बाद आते हैं फुलबारी किनाल, ये 30 नंबर उदयपुर में पड़ता है। और सीता माता प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो ये चौथा, ये कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? तीसरा। कौन सा? तीसरा वाला। आगे आते हैं, इसकी व्याख्या देख लेना, समझ में आ जाएगा सब कुछ। आगे, सुमिलित कीजिए। तो सुमिलित करना है अपना, देखिए बंद बाराठा भरतपुर में है। इसके बाद सीता माता ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। नाहरगढ़ जयपुर में है। फुलबारी किनाल उदयपुर में है। नेक्स्ट आते हैं, बंद बाराठा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये भरतपुर में है। आगे, सुमिलित कीजिए। तो सुमिलित करना है, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जैसलमेर में। तालछापर कहाँ पे है? चूरू में। इसके बाद में फुलबारी किनाल कहाँ पे है? ये अपना उदयपुर में। और बंद बाराठा भरतपुर में। नेक्स्ट आते हैं, इनको भी सुमिलित करना है। दोस्तों जितना करोगे उतना आपको ज़्यादा याद होगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पे है? ये अपना गोडावन में है। आगे, टॉडगढ़ ये कहाँ पे, किसके लिए जानी जाती है? टॉडगढ़ मरु उद्यान राष्ट्रीय उद्यान गोडावन के लिए। और टॉडगढ़ जाना जाता है अपना तेंदुए के लिए। सीता माता उड़न गिलहरी के लिए। माउंट आबू रीच के लिए। आगे आते हैं, सुमिलित करना है इसमें भी। तो सुमिलित करिए।
ये अपना ताल छापर किससे संबंधित होगा? तो ताल छापर होगा अपना कृष्ण मृग के लिए। आगे राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ये अपना मगरमच्छ के लिए। नेक्स्ट अपना ये होगा सरिस्का राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य, किसके लिए? ये अपना बाघ के लिए। और इसके बाद में आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन क्रेन के लिए। आगे आते हैं, कौन राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है? तो ये कर रहा है दाऊलाल बोहरा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस जिले में सर्प अभ्यारण्य स्थित है? तो आप जानते हैं कोटा में। आगे सर्प उद्यान औरन कोटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट सुमेलित ही करना है ये भी, तो करिए सुमेलित। अपना ये है अपना केवलादेव, कहाँ पे? रामसर साइट, ये रामसर साइट है। इसके बाद सरिस्का, तो ये रीसस बंदर एवं भालू के लिए। इसके बाद फुलबारी किनाल, आप जानते हो मानसी बाकल नदियों के संगम प्रवाह क्षेत्र पर है। और शेरगढ़ सांपों की शरण स्थली 12 में है। नेक्स्ट ये भी सुमेलित करना है, तो करिए दोस्तों। अपना सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये अपना प्रतापगढ़ में है। सरिस्का कहाँ पे है? ये अलवर में है। केवलादेव भरतपुर में और कैला देवी करौली में। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? तो आप जानते हो सबसे बड़ा इनमें से आंसर देना है चारों में से, तो चारों में से कैला देवी अभ्यारण्य। आपको पता है 676 किलोमीटर वर्ग पे है। सबसे बड़ा तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है 3162 वर्ग किलोमीटर। आगे आते हैं, राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुओं के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए, निम्न में से कौन सा तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? तो मनसा माता संरक्षण क्षेत्र झुंझुनू में ये इसमें प्रोजेक्ट में नहीं है। आगे आते हैं, हाल ही में आमागढ़ रिजर्व खबरों में था, यह प्रसिद्ध है किसके लिए? लेपर्ड सफारी के लिए, आमागढ़। नेक्स्ट जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है? ये अपना झालाना में। नेक्स्ट आते हैं, आमागढ़ लेपर्ड सफारी का सफारी का आरंभ किया गया, तो ये जयपुर में किया गया। नेक्स्ट राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की जा रही है? तो ये जयपुर में की जा रही है। देख लीजिए आंसर, ये कहाँ की जा रही है? जयपुर में। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुओं के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए, कौन तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? तो देखिए अपना मनसा माता संरक्षण झुंझुनू में ये शामिल नहीं है, जबकि जयसंबंध अभ्यारण्य उदयपुर में है, ये संरक्षित है। आगे अरावली, ये कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भी है। और झालाना ये जयपुर में, ये भी संरक्षित है। आगे आते हैं, तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये जयपुर जंतुआलय से संबंधित है। आगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस अभ्यारण्य से संबंधित है? तो ये अपना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राष्ट्रीय मरु उद्यान से संबंधित है, तो इसमें नहीं दिया हुआ है। आगे हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस लुप्त प्राय जाति को बचाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर तर्ज पर कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया, तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपना माउंट आबू। आगे संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं, तो ये रेड डाटा बुक में। नेक्स्ट भारत सरकार द्वारा किस संभावित स्थान को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया? तो ये चुना गया था शाहगढ़ को। नेक्स्ट सुमिलित करना है दोस्तों, तो करिए। रामगढ़ विषधारी कहाँ पे है? पहले तो आप पे जो आता है, जैसे ताल छापर सबसे पहले आता है तो चूरू कर दीजिए, वन विहार आता है तो धौलपुर कर दीजिए, रामगढ़ विषधारी आता है तो आपको पता है बूंदी में, और जवाहर सागर कोटा में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से बच्चू रिजर्व एरिया स्थित है? तो ये अपना बीकानेर में। नेक्स्ट राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध है? तो ये जोधपुर में। नेक्स्ट सुमिलित करना है, तो करिए दोस्तों सुमिलित। तो सुमिलित करिए, सुंधा माता, भालू माता, अब भालू के लिए सुंधा माता अभ्यारण्य, रोटू ये अपने चिंकारा के लिए, बीड झुंझुनू ये अपने खरगोश के लिए, और बीसलपुर ये अपने कृष्ण मृग के लिए। आगे
सुमिलित करना है। ये दोस्तों बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, यदि नहीं आते तब तो। चलो, और आते जब तो ये समझो एक दो भी आता है तो समझ जाना चाहिए कि कौन सा होगा। जौहरबीड़ गढ़ेबाल ये होते हैं बीकानेर से संबंधित है। गुड़ा बिश्नोई ये जोधपुर से, और गोगेलाब ये अपने नागौर से, और बीड़ झुंझुनू से। नेक्स्ट ये सारणी है दोस्तों, देख लो एक बार। आगे गोगेलाब संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है, तो ये अपने नागौर में। आगे रोटू राजस्थान किसका आरक्षित वन क्षेत्र है, तो रोटू है अपना चूरू का। नेक्स्ट सुमिलित करना है, तो सुमिलित करिए। सुंधा माता ये जालौर सिरोही में, गुड़ा बिश्नोई ये अपने जोधपुर में। इसके बाद गोगेलाब, तो गोगेलाब है अपने नागौर से, और बीड़ अपना झुंझुनू से। आगे निम्नलिखित में से किस दिनांक को रणखार संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित किया, तो 22 अप्रैल 2022 को रणखार संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कब किया था, 22 अप्रैल 25 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट आते हैं वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र जिला में असंगत को छाटिए। तो आप जानते हो बीड़ झुंझुनू में है, जोड़बीड़ गौड़बाल बीकानेर में है, गुड़ा बिश्नोई जोधपुर में है, जबकि गोगेला पाली में नहीं है। अभी आप पढ़ते आ रहे हो कहाँ है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो आपको पता है गुड़ा बिश्नोई जयपुर में नहीं है, ये गलत है, तो ये सही है, मतलब आंसर सही मानेंगे इसको, सुमिलित नहीं है ये। सुंदर माता जालौर में, गोगेलाब नागौर में है, और रोडू नागौर में है। रोडू कहाँ पे है, नागौर में, और गोगेलाई नागौर में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, तो ये रोडू नागौर में है, जबकि झुंझुनू गलत है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है, तो आपको पता है गोगेलाब नागौर में है। आगे आते हैं उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो अपना कोटा जिले में। तो दोस्तों ये हमारी पीडीएफ कंप्लीट हो अभी तक और है रही क्या। चलो एक और देखते हैं। जिला एवं राजस्थान के वन्य विभाग द्वारा जारी शुभंकर की त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, तो ये अपना दौसा। दौसा में कौन सा है, मगर, तो ये गलत है। जबकि अजमेर में खरमोर पक्षी, भरतपुर में साइबर क्रेन, और जालौर में भालू। आगे दौसा में दोस्तों कौन सा है, खरगोश है, तो मगर नहीं है, तो इसका आंसर ये होगा। आगे शुभंकर सुमिलित नहीं है, तो भीलवाड़ा में मोर है, चूरू में कृष्ण मृग है, जैसलमेर में घोड़ावन है, जबकि सवाई माधोपुर में क्या है, शेर नहीं वाघ है। निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है, तो आप जानते हैं किसका है, भीलवाड़ा का। आगे कृष्ण मृग शुभंकर है, तो ये चूरू जिले का। नेक्स्ट राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकर के गलत युग्म को पहचानिए। तो देखिए अलवर का ये गलत है, तो भीलवाड़ा का मोर है, तो आंसर कौन सा होगा अपना, ये पहला वाड़ा। इसके बाद में आते हैं, क्योंकि आपको पता है पहला शुभंकर पशु शुभंकर जिला सुमिलित नहीं है, तो देखिए काला तीतर झुंझुनू से, डेमोइसेल क्रैन जोधपुर से, चीतल हेरन जयपुर से, जबकि कब्र बिज्जू जवाब बांसवाड़ा का नहीं है। आगे किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर है, तो अभी आपको बताया था खरगोश। नेक्स्ट कुरंजा का जिला शुभंकर है, तो ये जोधपुर है, कुरंजा पक्षी का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालौर जिले का शुभंकर है, तो ये अपना भालू। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो आपको पता है कोटा का कौन सा है, घड़ियाल नहीं है, ये तो करौली का है, तो ये गलत है। आगे ये शुभंकर दे रखे हैं, इनको देख लो और पढ़ लो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये हमारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट होती है, बहुत लंबी चौड़ी थी, तो वीडियो भी लंबी बनी होगी।